नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम खबर पर नजर में। हम दिन भर की ऐसी खबरों को, चुनिंदा खबरों को लेकर आए हैं जिन पर हमारे संवाददाताओं ने नजर रखी है और जिन्होंने बटोरी हैं दिन भर में सुर्खियां। आज की बड़ी खबर रही है गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव पर और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं से। और दूसरी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। नकली शराब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सबसे पहले गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव की बात कर लेते हैं। दूसरे और अंतिम चरण की 93 सीटों पर आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस चरण में अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर सहित 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। 2.51 करोड़ यानी 2,51,00,000 मतदाताओं ने 833 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनकी कैबिनेट के 7 मंत्रियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर, कांग्रेस के सुखराम रठावा और जिग्नेश मेवानी और आम आदमी पार्टी के भरत सिंह बखाला और भीमा भाई चौधरी भी इस चरण में चुनाव मैदान में रहे। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा गुजरात का दूसरा चरण का चुनाव। 93 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में वोटरों ने घर से बाहर निकले और वोट डाला। क्या कुछ रहा है चुनाव मतदान का प्रतिशत, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। ये जो वोटिंग मीटर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहां पर किस तरह से रहा है, किन जिलों में। और इसके अलावा उपचुनाव भी हुए हैं। 5 राज्यों में 6 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव भी आज संपन्न हुआ, मतदान संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। वहीं ओडिशा की पद्मपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुढ़नी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए भी वोट डाले गए। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पार्टी की उम्मीदवार रही। भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को मुकाबले में उतारा है। यह सीट समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त हुई। वहीं रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को अयोग्य ठहराए जाने के कारण यह सीट खाली हुई है। उन्हें नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में दोषी पाया गया। इस सीट पर भाजपा के आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी के असीम रजा सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। खतौली विधानसभा सीट भाजपा के विधायक विक्रम सिंह सैनी को 2 वर्ष की सजा होने के कारण रिक्त हुई है। उन्हें 2013 में हुए दंगे के एक मामले में दोषी पाया गया। यहां से भाजपा ने राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार रहे। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने ये उपचुनाव नहीं लड़ रही हैं। और गुजरात का रुख करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहा है गुजरात का मुकाबला। रमा त्यागी बनासकांठा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ आनंद से जुड़े हुए हैं और धीरज अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। रमा, आपके पास आते हैं। चुनाव के रंग आपने देखा कि दूसरा चरण संपन्न हो गया है। किस तरह से आकलन करेंगी इस चुनाव का, किस तरह से बताएंगी इन चुनावों के बारे में, किस तरह से खास रहे ये चुनाव, हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगी? देखिए, अगर दूसरे चरण के चुनाव की बात करते हैं तो सबसे ख़ास तो ये रहा कि मतदाताओं में इस बार जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अगर हम ओवरऑल इस चरण की वोटिंग की बात करते हैं तो जो शाम को 5 बजे तक जिस तरह का आंकड़ा आ रहा था
वो 60% से ज़्यादा था, जबकि पिछली बार 63% मतदान हुआ था अगर इस चरण की हम बात करते हैं। लेकिन जब 5 बजने में कुछ समय बाकी था, उससे पहले जब वोटिंग बंद होने का टाइम था, उससे पहले भी बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्रों की मैं बात बता रही हूँ मौजूद थे। गांव के क्षेत्र से जो हमें जानकारी मिल रही है वो और भी लंबी कतारें उसमें लगी हुई थी। तो ये जो मत प्रतिशत है ये बढ़ेगा, तो पहले से ज़्यादा मतदान, एक तो ये बदलाव है ये देखने को मिला, ये जो अलग चीज़ है वो देखने को मिली। दूसरा, जो लोगों के मुद्दे थे इस बार निखिल, हमने ये देखा कि जो स्थानीय मुद्दे तो थे ही लोगों के, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो लोग जोर दे रहे थे वो राष्ट्रीय मुद्दे थे, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उनका फोकस था कि देश की दिशा क्या हो, विकास की गति क्या हो और किस तरह से उसे आगे बढ़े और उसमें हम अपना भविष्य किस तरह से देखें। महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आई हैं, उसका एक रीज़न ये भी है, यहाँ पर बनास डेयरी है और डेयरी उद्योग से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जिस तरह से उनके हाथ मजबूत हुए हैं, उनका सशक्तिकरण हुआ है, आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है, उसके साथ ही जो उनमें निर्णय लेने की क्षमता आई है, महिलाएँ यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हैं। बड़ी महत्व की बात ये भी है कि सीधे पैसा उनके खातों में पहुँचता है। जब हमने उनसे बात की थी अलग अलग जगहों पर गाँव में जाके, तो उनका जो फैक्टर था वो इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और ये एक जो बात थी ये बेहद महत्वपूर्ण रही। युवाओं से हमने बात की निखिल, युवाओं का जिस तरह से मैं बता रही हूँ, युवा कमोबेश सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर जो नए नए डिजिटल इंडिया की बात कई युवाओं ने की, कई युवाओं ने बात की कि एम्स की बात की, कई युवाओं ने जो नए प्रतिष्ठान यहाँ पर स्थापित हुए हैं और जिससे उनको रोज़गार मिलता है, जिसके लिए उन्हें कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता था और कई बार उनको उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता था, कई बार चांस नहीं मिल पाता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये संस्थान हमारे यहाँ आ गए हैं, हमें यहीं पर घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, उस पर उनका फोकस ज़्यादा था। तो तमाम ये देखें और कई एक बात मैं और बता दूं निखिल, यहाँ पर कुछ इलाके जो है वो सीमा से लगते हुए भी हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी लोगों में काफ़ी कंसर्न थी। तो ये भी एक मुद्दा था। ये और ये अगर आपसे समझने की कोशिश करें, आपने देखा होगा इस क्षेत्र की जब हम बात करते हैं जातीय समीकरणों पर यहाँ पर चुनाव होते थे, लेकिन अब मुद्दों पर आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये एक खास बात है इस चुनाव की। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। अब हमारे साथ धीरज जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त अहमदाबाद से। धीरज, दरअसल जो सवाल मैं रमा से जानना चाह रहा था वो ये आपसे पूछ रहा हूँ कि किस तरह से आपको लगता है कि पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में जो मुद्दे हैं उनमें बदलाव आया है और जनता जागरूक हुई है, उसके साथ साथ मुद्दों में भी परिवर्तन आया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि 5 बजे शाम तक मतदान की प्रक्रिया यहां समाप्त हो गई है और पिछली बार की अगर पिछले पहले चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में जैसा कि आंकड़ा अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से आधिकारिक आंकड़ा सामने आने वाला है उसके मुताबिक पिछली बार की तुलना में इस बार दूसरे चरण के मतदान में अधिक वोटिंग हुई है और जैसा कि लोग बता रहे हैं, जैसा कि अभी खबर आ रही है कि 67% तक मतदान हुआ है। और जहां तक आपने मुद्दों की बात करी तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण के चुनाव में जो चुनावी मुद्दा था वो मुद्दा कि कैसे सौराष्ट्र के क्षेत्र में या कच्छ के क्षेत्रों में जो पानी की समस्या का समाधान किया गया। लेकिन अगर दूसरे चरण के अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में सभी पार्टियों ने आदिवासी इलाकों को, खास करके जो ट्राइबल का इलाका था उस इलाकों में चुनाव प्रचार जोर शोर से किया और हमने देखा कि चाहे वो पंचमहल की सीटें हो, चाहे वो नर्मदा की सीटें हो, चाहे अगर हम बात करें छोटा उदयपुर या हम बात करें अरावली वाला जो क्षेत्र, ये सब ऐसे क्षेत्र थे जो कि ट्राइबल बहुल इलाके थे और यहाँ पे आदिवासी बहुल इलाकों में कैसे वहाँ लोगों को सुविधाएं पहुँचाई जाए और कैसे सरकार की जो योजनाएं इन इलाकों में काम किया, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया। क्योंकि सभी पार्टियों ने मन बनाया था कि इस बार आदिवासी बेल्ट में
कैसे वहाँ के जो मतदाता है उनको अपनी तरफ खींचा जाए। और मैं आपको बता दूं कि उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की भी कई रैली हुई और प्रधानमंत्री ने भी, जैसा कि वनवासियों के बीच में जबकि गए, ट्राइबल के बीच में उन्होंने जबकि वो गए तो उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने कोरोना के काल में जो आदिवासी समुदाय के लोगों को, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने वन राशन, वन नेशन, वन राशन की बात की और जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। तो हमने सोचा कि कैसे जो राशन की व्यवस्था वो जहाँ वो काम करे, जहाँ वो जाए वहाँ उन्हें राशन की सुविधा मिल पाए। इसके अलावा सरकार की कई योजनाएं, जो जंगल से जुड़ी योजनाएं थी, उस योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन हुआ और कैसे उस समूह को एक जोड़ने की कोशिश जो है वो तीनों पार्टियों की तरफ से की गई। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब अपनी रैलियों में जब उनसे संवाद किया, उनसे जोड़ने की कोशिश की, तो ऐसा लगा कि वो उसके ज़्यादा करीब दिख रहे थे, क्योंकि वो स्थानीय भाषा में जब उससे बात कर रहे थे, उससे संवाद कर रहे थे, तो दिख रहा था कि उनका संदेश साफ साफ वहाँ तक पहुँच रहा था। और खास करके जो आदिवासी समुदाय के भी जो लोग थे, उनके मन में भी ऐसा लग रहा था कि कोरोना के काल में कैसे जो उनका बच्चा भूखा ना सोए, उनके घरों तक राशन की सुविधा पहुंचे, और इसके लिए जो प्रयास किए गए वो सफल प्रयास हुए। और कुल मिलाकर चाहे वो उनके लिए राशन की योजनाएं हो, चाहे उनसे जंगल और ज़मीन से जुड़ी हुई जो बातें हो, जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि हमेशा जो जंगल के क्षेत्र में जो आदिवासी बहुल लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में ही वो अपने आप को कटा महसूस करते हैं, ठगा महसूस करते हैं। तो उनके लिए जो प्रावधान लाए गए, उनके लिए जो योजनाएं लाई गई, और खास करके जो ग्रामीण अंचल में जो महिलाओं की जो बात की गई कि महिला को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उन तक जो केंद्र सरकार की वो योजनाएं पहुंचाई जाए, चाहे वो मातृवंदन योजना हो, चाहे वो पानी की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला कनेक्शन हो। तो सीधा सीधी जो भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा वो अपने विकास के आधार पर लड़ा, और उनके पास गिराने के लिए वो चीजें थी। और उन्होंने बताया कि हमारे पास जो 27 साल जो हमने विकास का काम किया है, उस विकास का खाका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं वैसी राजनीति नहीं कर रहा हूं जिस राजनीति का मुझे आकलन ना हो। ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में आनंद से चंद्रशेखर भी जुड़े हुए हैं। आनंद से चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले और दूसरे चरण के अगर मुद्दों की बात करें तो वो क्या डिफरेंट किस तरह से रहे, और दूसरी बात ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव अगर प्रचार के संदर्भ में देखा जाए तो वो कैसे अलग रहे पिछले दूसरे चुनावों से। देखिए, जहां तक आपने पहले और दूसरे चरण के बीच में प्रचार के बारे की है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है वो एक हाईटेक प्रचार में तब्दील हुआ। हमने बड़ी बड़ी रैली देखी, जनसभाएं देखी। पहले और दूसरे चरण के लिए में प्रचार का नहीं, चंद्रशेखर, पहले के जो चुनाव हुए हैं इससे पहले और इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें किस तरह से प्रचार रहा है, क्या अंतर रहा है, ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि इस बार के जो चुनाव हुए हैं, चाहे अब कितने विधानसभा चुनाव देखें, और इसमें हाईटेक प्रचार इस प्रकार से हुआ है क्योंकि अब सोशल मीडिया ने इसकी जगह ली है। और चुनाव की जो रैलियां हैं, रोड शोज हैं, वो तो लगातार होते ही हैं, लेकिन इस बार जो हाईटेक प्रचार है वो भी सबके आकर्षण का केंद्र रहा है। और जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसमें, उसके द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, इन तमाम चीजों के द्वारा लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। अब वो डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ लोगों के मोबाइल पर यह प्रचार जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अंतर इसमें उसके बाद देखने को मिलता है। और हमने देखा है किस प्रकार से रोड शो इस दौरान हुए हैं, जनसभाएं हुई हैं, रैलियां हुई हैं, लेकिन आम व्यक्ति तक कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का जो एक कोशिश होती है हर राजनीतिक पार्टी की, वो इस बार देखने को मिली है निखिल। और जहां तक मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे निश्चित तौर पर इस बार सिंचाई और पानी जैसे मुद्दे यहाँ पर गौण रहे हैं। और इसके बदले, जैसे मैं आनंद में था, तो आनंद में अगर मैं कहूं तो यहाँ पर सहकारी उद्योग का एक बहुत बड़ा मॉडल जो है वो पूरे वैश्विक स्तर पर देखा गया है। और यहाँ पर रोजगार और का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। और उसके अलावा किस प्रकार से जो कच्चे माल के, जो कच्चा माल है उसको लेकर के भी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो विकास और राष्ट्रीयता का जो मुद्दा है वो यहाँ पर यहाँ के लोगों की सबसे प्राथमिकता में रहा। हमने कई लोगों से बातचीत की इस दौरान, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र के नाम वोट देने आए हैं, एक बेहतर गुजरात को, विकसित गुजरात के लिए हम यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं। और इसके अलावा जो मुद्दे हैं,
कई क्षेत्रों में ऐसे भी रहे कि बाहरी और जो स्थानीय जो नेता हैं उनको लेकर के भी हम मुद्दे बनाए गए, जैसे कि हिम्मतनगर की जो सीट थी उसमें भी ये मुद्दा सामने आया था कि जो पार्टी थी उन्होंने कुछ पार्टियां हैं उन्होंने स्थानीय जो महत्व के जो लोग हैं उनको मुद्दा बनाया था। तो ये जो टेक्निकलिटीज हैं इस बार काफी अलग देखने को मिली हैं, और ये जो चुनाव है कई मायनों में अहम रहेगा, क्योंकि महिलाओं ने बहुत बड़े स्तर पर आकर के, क्योंकि आधी आबादी यहाँ पर कम से कम महिलाओं की जो है वो वोटर थी इस बार, और उन्होंने काफी संख्या में बढ़ चढ़ करके वोटिंग जो की है, और काफी समय तक चुनाव आयोग ने भी काफी सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई थी। और अगर देखा जाए तो जो पीडब्ल्यूडीज होते हैं यानी कि जो विकलांग होते हैं उनके लिए अगर अलग से बूथ बनाए गए थे, महिलाओं के लिए अलग से बूथ यहाँ पर बनाए गए थे, इसके अलावा युवाओं को के द्वारा संचालित किए गए बूथ यहाँ पर बनाए गए, तो वो एक अनोखी पहल मेरे को देखने को मिली यहाँ पर। और इसके अलावा इको फ्रेंडली यहाँ पे बूथ जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से भी काफी सारे यहाँ पर प्रयास किए गए थे। राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूर्ण तरीके से जितना जोर लगाना था लगा लिया। अब ये है कि जनता ने ईवीएम मशीन पर अपना जो मत है वो दे दिया है। जो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरफ इसका रुख जाता है। हालांकि सबसे बड़ा जो चुनाव जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सबसे बड़ी जो उनका कोशिश होती है कि जो नया वोटर है, जो यंग वोटर है, उसको अपनी ओर आकर्षित किया जाए, क्योंकि ये वो वोटर होता है जो कि मतदान प्रतिशत को किसी भी पार्टी के लिए प्रभावित करता है। और जो पार्टी इनको अपने पक्ष में करने में कामयाब होती है वो अन्य पार्टियों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर स्थिति में पाई जाती है। जी बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, इसका बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका आनंद से जुड़ने के लिए, और उसके साथ ही साथ अहमदाबाद से धीरज आपका, और रमा त्यागी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट से एक खबर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में ड्रग्स और नकली शराब के बढ़ते चलन पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि यह तरीका लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। हालात ये हैं कि पंजाब में हर मोहल्ले में शराब की भट्टी है। अगर कोई पड़ोसी देश भारत को खत्म करना चाहता है तो उसके लिए युवाओं को इस जाल में फंसाकर ऐसा करना बहुत आसान है। जस्टिस M.R. शाह ने कहा कि अगर कहीं पर शराब की अवैध भट्टी पाई जाती है तो क्षेत्र के पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर विस्तृत जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। जस्टिस M.R. शाह की बेंच अवैध शराब पर रोक लगाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में केवल FIR दर्ज की जा रही है, जबकि जगह जगह इस तरह की अवैध शराब की भट्टियां खुलेआम चल रही हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और पंजाब में ड्रग्स और शराब, खासतौर पर नकली शराब, चिंता का विषय रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, किसकी याचिका थी और क्या कुछ चाहा है राज्य सरकार की तरफ से अदालत ने? जी निखिल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणियां यहाँ पर की और ये कहा कि अगर इस पूरे जो इल्लीगल लेकर का जो ट्रेड चल रहा है अगर उसको रोका नहीं गया है तो ये अवैध शराब पहले युवाओं को तबाह करेगी और ये पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए पुलिस को और राज्य सरकार को इस तरह की जो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि FIR तो दर्ज की जा रही हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब सरकार को मौका दिया है कि वो एक विस्तृत हलफनामा दायर करके ये बताए कि कितने मामलों में चार्जशीट फाइल की गई है, क्या स्थिति है अभी तक, क्या किसी के खिलाफ इस मामले में जो कार्रवाई की जाती है उसको अंजाम तक पहुंचाया गया, यानी कि ट्रायल पूरा हुआ है। कोर्ट ने यहाँ पर हैरानी इस बात को लेकर के भी जताई कि 34,000 अगर FIR दर्ज किए जाते हैं तो उसमें से चार्जशीट कितने मामलों में फाइल की गई है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल जुर्माना लेकर के लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। इसके बारे में भी कोर्ट ने एक पूरा जो स्पष्ट जवाब है वो राज्य सरकार से मांगा है। ये दूसरा मौका था जब कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं। इससे पहले नवंबर में जब इस मामले में सुनवाई हुई थी तब भी कोर्ट ने इसी तरह की सख्त टिप्पणियां की थी और ये कहा था कि ये अवैध शराब का जो सबसे खास बात यह है कि इसके जो पीड़ित हैं वो बेहद गरीब तबके के लोग हैं जो
शराब, महंगी शराबें नहीं खरीद सकते, उनको इस तरह की इलीगल लिकर बेचा जाता है और इससे आए दिन जो हुश ट्रेजेडी होती हैं, शराब पी करके लोग अंधे हो जाते हैं, मारे जाते हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसीलिए राज्य सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। दूसरा मौका दिया गया है पंजाब था, इसको लेकर के जो अभी की सरकार है उसने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा था कि हम हर तरह के जो नशे से पीड़ित पंजाब है उसमें इसको दूर करेंगे, इस नशे की समस्या को दूर करेंगे। लेकिन लगभग 1 साल होने वाला है और कोर्ट को ये लगता है कि अब तक राज्य सरकार ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे उसमें किसी तरह का भरोसा जगे, न्यायपालिका को कोई भरोसा जगे कि राज्य सरकार जो बातें वो कहती है उस पर अमल कर रही है। जी जी, निश्चित तौर पर एक बात और जानना चाहेंगे, किसकी ये याचिका थी जिसमें और क्या कुछ मांग की गई थी? पुलिस को लेकर के भी बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं अदालत ने। जी, ये याचिका एक तरसेम है, उन्होंने ये दाखिल की थी। वो पहले कई विधायक भी रह चुके हैं पंजाब के अलग अलग, हालांकि उन्होंने कई पार्टियां बदली हैं, सीपीएम से भी वो विधायक रहे, उन्होंने आम आदमी पार्टी में भी वो शामिल हुए थे। हालांकि जिस तरह का आम आदमी पार्टी में गुटबाजी देखी गई उसके बाद स्थिति बदल गई थी, लेकिन जब उन्होंने याचिका दायर की थी तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त इस मामले को बहुत मुखरता से उठाया गया था। पहले हाई कोर्ट में भी इस मामले को ले जाया गया था और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में वो एसएलपी के जरिए यानी अपील के जरिए पहुंचे हैं और अब पूरा समीकरण बदल चुका है। निखिल, आप देखें, पार्टी में जो सरकार थी उस पंजाब में वो बदल चुकी है, लेकिन स्थिति वहीं के वहीं है। तो जो मैनिफेस्टो में जो वायदे किए गए थे उस पर अभी लग रहा है कि पंजाब सरकार सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। जी, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण विषय है और सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है वो बहुत वाजिब है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।